8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और वोटिंग परसेंटेज भी सामने आया है। बिहार में 9 बजे तक 10.58% मतदान हुआ है। चंडीगढ़ में 9 बजे तक 11.64% मतदान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 9 बजे तक 14.35% मतदान हुआ है। झारखंड में 9 बजे तक 12.15% मतदान हुआ है। ओडिशा में 9 बजे तक 7.69% मतदान हुआ है। पंजाब में 9 बजे तक 9.64% मतदान, उत्तर प्रदेश में 12.94% मतदान, पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक 12.63% मतदान हुआ है। तो आखिरी चरण और 8 राज्य 57 सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 9 बजे तक का क्या वोटिंग परसेंटेज है अलग अलग राज्यों से, वो हम आपको बता रहे हैं। और लगातार ये वोटिंग परसेंटेज से आपको रूबरू करवाते हुए किस तरीके से लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से ही तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज आपको लगातार बता रहे हैं। जहां पंजाब में 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, 9.64% वोटिंग परसेंटेज यहां देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में 12.94% वोटिंग परसेंटेज। वहीं अब उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी मतदान लगातार जारी है, जहां का वोटिंग परसेंटेज भी आपको बता दें। बलिया में 9 बजे तक 13.42% मतदान हुआ है। बांसगांव में 9 बजे तक 10.37% मतदान हुआ है। चंदौली में 9 बजे तक 14.34% मतदान हुआ है। देवरिया की बात करें तो 9 बजे तक 13.74% मतदान यहाँ पर हुआ है। गाजीपुर में 9 बजे तक 13.32% वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। घोसी में 9 बजे तक 10.32% मतदान हुआ है। गोरखपुर की बात कर ले 12.99%, कुशीनगर में 13.50%, महाराजगंज में 14.44% मतदान हुआ है। मिर्जापुर में 14.93% मतदान हुआ है। रॉबर्ट्सगंज में 10.74% मतदान हुआ है। वहीं सलेमपुर की बात कर ले 13.39% मतदान। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां 12.66% मतदान प्रतिशत देखने को मिला है। तो यूपी में 13 सीटों का ये रण, जहां पर लगातार वोटिंग जारी है और इसको लेकर वोटिंग परसेंटेज भी आपको लगातार बता रहे हैं। तो 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है और आज ये आखिरी चरण है। इस चरण के बाद सीधे नतीजों का दिन होगा, लेकिन उससे पहले आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। 8 राज्य 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। कई दिग्गजों की साख दांव पर है इस दौरान, चाहे फिर गोरखपुर की बात कर लें या फिर वाराणसी की बात कर ले। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हुए हैं। बेहद ही ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश की मंडी और हमीरपुर सीट बेहद ही ज्यादा खास बनी हुई है। इसी के साथ बिहार की भी कई सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पटना साहिब की अगर बात कर ले, रविशंकर प्रसाद मैदान में है। ऐसे में कड़ा मुकाबला समझा जा रहा है आज इस 7वें और आखिरी चरण के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। वोटिंग परसेंटेज हम लगातार आपको बता रहे हैं। 9 बजे तक बांसगांव में 9 बजे तक 10.37% मतदान हुआ है। चंदौली में 9 बजे तक 14.34% मतदान हुआ है। देवरिया में 9 बजे तक 13.74% मतदान सामने आया है। गाजीपुर में 13.32% मतदान हुआ है। घोसी में 10.32% मतदान हुआ है। और इसी के साथ गोरखपुर में 9 बजे तक 12.99% मतदान हुआ है। तो कुशीनगर में 9 बजे तक 13.50% मतदान, महाराजगंज में 9 बजे तक 14.44% मतदान हुआ है। इसी के साथ मिर्जापुर में 14.93% मतदान हुआ है। तो रॉबर्ट्सगंज में 9 बजे तक 10.74% मतदान हुआ है। सलेमपुर में 13.39% मतदान हुआ है और वाराणसी में 9 बजे तक 12.66% मतदान हुआ है। और लगातार किस तरीके से वोटिंग जारी है, तमाम दिग्गज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोट कास्ट करने के लिए वो पहुंचे थे। 8 राज्यों की 57 सीटें, जिनमें 13 सीटें बेहद अहम। पूर्वांचल की ये 13 सीटें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उनको साधने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच ये 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं तमाम दिग्गज की। लालू परिवार जब वोट कास्ट करने पहुंचा तब की तस्वीर। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, जिस दौरान जनता से अपील भी करते नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी है, जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे अपने पिता के साथ। इसी के साथ चौथी तस्वीर आप देखिए संजय टंडन, जिन्होंने वोट कास्ट किया। फिर 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्रा की भी ये तस्वीर, जहां पर अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे।
बिल्कुल, तो 6 तस्वीरें, 6 दिग्गज आज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं उनके परिवार से कैंडिडेट भी मैदान में उतरे हुए हैं, इसलिए भी खास हो जाता है। लालू परिवार ने वोट डाला है, मीसा भारती की साख दांव पर लगी है 7वें चरण में। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है और लालू परिवार भी घर से बाहर निकला है, अपना वोट कास्ट करता हुआ नजर आया है। मिथुन चक्रवर्ती ने भी वोट डाला है, अनुराग ठाकुर ने भी वोट डाला है, प्रत्याशी भी वो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो संजय टंडन ने अपना वोट कास्ट किया है, पंजाब सीएम भगवंत मान ने वोट डाला है, तो यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्र ने भी वोट कास्ट किया है। तो ये 6 तस्वीरें हैं जो तमाम दिग्गज चेहरों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अपने पैतृक गांव विजयपुर में अपने बूथ पर आकर वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज प्रातः यहाँ मुझे अपने गांव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को भी बहुत अच्छा लगा, पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको प्रजातंत्र का त्योहार मानता हूँ, उत्सव मानता हूँ और प्रजातंत्र को मजबूत करने का इस उत्सव को ज्यादा से ज्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं और ये उत्साह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। और आशा करता हूं 7वें चरण में, 7 चरणों की सबसे ज्यादा वोटिंग 7वें चरण में हो, क्योंकि ये जो उत्साह है ये वोट में तब्दील होना चाहिए। बार बार जीत रहे हो तो अभ्यास हो गया जीतने का, इसलिए आसान है इस बार जीतना। चारों जीतेंगे और ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। हमें तो आशा है 6 के 6 कमल खेलेंगे, चारों लोकसभा और 6 के 6 ये 400 पार चली गई पार। अब वो आप, ये जनता तय करेगी, ये आप तय करने वाले नहीं हैं, आप नहीं तय कर देंगे, ये जनता तय करती है कि 10 लाख पार होगा कि 4 लाख पार। क्यों चुनना चाहिए कांग्रेस को, भाजपा? बिल्कुल इसलिए चुनना चाहिए कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हमने हर चीज को कंट्रोल कर। महंगाई कहाँ है आज? आज दाल 180 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो है, 400 का सिलेंडर 1000 में बिक रहा है। आप कह रहे हैं मेरा वोट देना फर्ज था, फर्ज दिया एज ए नागरिक। लाइन में खड़ा हुआ, लाइन से बाहर नहीं गया। लोगों ने कहा कि आप आगे आके दीजिए, मैंने कहा नहीं, लाइन में खड़ा होकर वोट दूंगा। मैं 40 मिनट तक, आपने देखा होगा, मैं खड़ा ही हूँ, वोट देकर आ गया, बस खत्म। मेरा जो काम था 30 तारीख तक, मेरे सेंट्रल कमेटी जो हमारे बॉस है, हमको कहा था कि ये करने को, मैंने कर दिया। मेरा राजनीतिक कर्तव्य था वो मैंने कंप्लीट किया। अभी आज से मैं फिल्म लाइन में घुस रहा हूँ, मेरे को कुछ खाना भी तो है, पेट चलाना है ना, तो आज से मैं सिर्फ फिल्म लाइन की बात करूंगा, राजनीति नहीं। आज अभी मैंने अपना मतदान केंद्र पर दिया है और अब मैं अपने क्षेत्र पाटलिपुत्रा की ओर जा रहा हूं। मैं पटना साहिब में विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूं और एक निवासी नागरिक की हैसियत से मेरा ये दायित्व बनता है कि अपने मत का प्रयोग करें। मैं तो आग्रह करूंगा सभी लोगों से कि काम के पहले, जलपान के पहले मतदान केंद्र पर जाइए, मतदान कीजिए। और मैं अब जा रहा हूं पाटलिपुत्रा लोकसभा के जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए।
तो 8 राज्य 57 सीटें, बेहद ही ज्यादा दिलचस्प मुकाबला। और क्योंकि ये आखिरी चरण है, इसके बाद नतीजों की बारी है, तो सबकी निगाहें 4 जून के लिए टिकी हुई हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ जानकार जुड़ गए हैं, जल्दी से आपको रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ मनीष शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ रितेंद्र माथुर, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। रितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी जुड़ गए हैं। इससे पहले कि मेहमानों का रुख करें, राजकुमार आपके पास आती हूँ, क्योंकि आखिरी चरण का ये मुकाबला कितना दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से 9 बजे का वोटिंग परसेंटेज भी आया है, क्या विश्लेषण कीजिएगा आज इस आखिरी चरण में? बिल्कुल उन्नति, स्वाभाविक तौर पर देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व आज समापन की तरफ अग्रसर है। और ये 7वां चरण जो है, हम अगर पिछले 6 चरणों की बात करें तो जिन 6 चरणों में जिस तरीके से मतदान किया गया और 60% से ज़्यादा मतदान जो हुआ है, उसको बड़ा संतोषजनक माना जा सकता है। लेकिन आज भी देखना दिलचस्प होगा कि शाम को किस समय तक 6 बजे तक लोग किस तरीके से निकलते हैं और इसका परसेंटेज क्या रहता है। आज का जो चुनाव है, आज का जो ये 57 सीटें हैं, इन 57 सीटों में यदि बात करें तो बनारस की सीट की ज़रूर बात करनी होगी, जहां 4 लाख से ज़्यादा लीड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार सांसद रहे हैं और तीसरी बार मैदान में हैं। तो स्वाभाविक तौर पर सारे देश नहीं बल्कि सारी दुनिया की नज़र इस बात पर रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीड बढ़ती है या नहीं। ये बहुत मायने होंगे आज जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक अपनी बात को रखेंगे और परिणाम क्या निकलते हैं 4 तारीख को, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच में जो घटनाएं हो रही हैं, जो खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक बूथ पर उठाकर ईवीएम को पानी में डाल दिया गया और वहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस पर पथराव हुआ, ये बहुत शर्मनाक घटनाएं होती हैं। और किसी भी देश, प्रदेश, सरकार और वहाँ के प्रशासन के लिए स्वाभाविक तौर पर इसको बहुत बेहतर तरीके से नहीं माना जा सकता। और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक अहिंसात्मक देश है और हमने जो आज़ादी हासिल की है उसको भी हमने कहीं ना कहीं अहिंसा के जरिए ही किया है, और अहिंसा परमो धर्मा। तो स्वाभाविक तौर पर एक संदेश जरूर देने की आवश्यकता है कि जो लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं वो पूरे अपने मनोयोग से, स्वतंत्र मतदान है, गुप्त मतदान है, अपने तरीके से मतदान करें। लेकिन इस तरीके की जो एग्रेसिव घटनाएं आ रही हैं उसके लिए स्वाभाविक तौर पर वहाँ के स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बन जाती है। और इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं उन्नति, ये बहुत घातक होती हैं और बड़ी शर्मनाक होती है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर जो चुनाव हो रहा है इसको पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया इसलिए भी देख रही है क्योंकि हिंदुस्तान ने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं, हम लोग चांद पे पहुंचे हैं, सूरज की तरफ जाने की तरफ अग्रसर है। स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी कमियां रहती हैं, क्योंकि और इन कमियों को सही करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहा है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जा सके। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रितेंद्र माथुर भी जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हुए रितेंद्र जी, जो आखिरी चरण में चुनाव आ गया है, 18वीं लोकसभा का चुनाव अब अंतिम चरण में आ गया है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि 400 पार का जो नारा बीजेपी दे रही थी, आखिरी चरण की 57 सीटों में कहां जाता हुआ आपको दिख रहा है? 57 सीटें जो आखिरी की बची हैं आज, उसके इसके पहले 483 सीट्स पे 86 सीट्स पे इलेक्शन हो चुका है। अब आखिरी आज 57 सीटें हैं, तो 543 सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी आज। तो इस समय जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से कि हम 400 पार जाएंगे, तो उनकी जो आज जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से वो 400 पार जा रहे हैं, लगभग 400 से ऊपर चले जाएंगे। कुछ आंकड़े 425 बोलते हैं, कुछ उससे ज्यादा बोलते हैं, तो जो भी है 400 के आसपास चले जाएंगे, 400 से ऊपर जाएंगे। तो इस स्थिति में और वोटिंग परसेंटेज जरूर देश में 50% से आसपास रह रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, वो तो कुछ मौसम का कारण भी हो सकता है और कुछ और भी कारण हो सकते हैं। और एक जो है कि जो एक मनोविज्ञान बनाने की कोशिश की जा रही है कि परसेंटेज कम है तो इसलिए इनकी जीत अधूरी है, तो या जीतेंगे तो अधूरी जीत मानी जाएगी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता, नैरेटिव बनाने की बहुत सारी कोशिश की जा रही है, तो वो नैरेटिव जो है ज्यादा आगे चलने वाला नहीं है। 50% भी मतदान है, मतदान स्टेशन पे लोग जा रहे हैं, पोल कर रहे हैं, तो जितने और 5 साल में एक बार मतदाता को अपनी बात कहने का मौका मिलता है, जो वोट के जरिए वो अपनी बात कहता है। एक सामान्य व्यक्ति अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाए, तो वोट ये उसका रास्ता है। और जहाँ रोका जा रहा है, वहाँ हिंसा हो रही है, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है। उसको
जो केंद्र सरकार ने जो तैयारी की गई है चुनाव आयोग को करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए दिलचस्प मुकाबला है और कहीं ना कहीं लगातार ये माना जा रहा है कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चुनाव संपन्न होगा और क्योंकि आखिरी चरण बचा हुआ है। मनीष शुक्ला जी, आपके पास आती हूँ सीधा, क्योंकि ये 57 सीटें, लेकिन सबकी निगाहें कहीं ना कहीं वाराणसी पर टिकी हुई हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में हैं। और अगर इतिहास की अगर मैं बात करूं तो 1996 से ये सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही है, अगर 2004 को छोड़ दिया जाए, जहां तक मुझे याद है। तो लेकिन इस हिसाब से मनीष जी अगर देखा जाए तो ये मुकाबला आप कैसा समझ रहे हैं? ये समझा जा रहा है कि एक तरफा मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार साथ में है, लेकिन 2019 में 64% वोट बैंक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम किया था। कैसा मुकाबला 2024 की लहर में आप देख रहे हैं? मनीष जी, आपकी शायद ऑडियो जो है म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी, अभी आपको आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है मनीष जी। ठीक है रितेंद्र जी, आपसे भी यही सवाल रहेगा मेरा, इसको दुरुस्त कराते हैं, उसके बाद मनीष जी का मैं रुक करती हूँ। रितेंद्र माथुर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मेरी सर। आवाज आ रही है? हाँ जी जी जी। तो ऐसा है कि ये जो देश के अंदर कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर एक जो पकड़ बन जाती है किसी पार्टी की तो बनी रहती है, उसको चेंज नहीं करी जाती। जैसे अब कुछ क्षेत्र है, मैं आपके गोरखपुर का जैसे एक उदाहरण लें, गोरखपुर में लंबे समय से इनके गुरु गोरक्षनाथ जी जो थे, गोरक्षनाथ पीठ के जो पीठाधीश्वर थे, जी इनके योगी आदित्यनाथ जी के गुरु जी, वो वहाँ लंबे समय से जीतते रहे। उसके बाद खुद अब जो योगी आदित्यनाथ वहां से जीत रहे हैं, इस तरीके से वहाँ पकड़ बनी हुई है बीजेपी की। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, बनारस भी ऐसे उनमें से एक है, कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसी देश के अंदर जो पक्की है। तो इस जगह इसी तरह का देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ गए, अब पिछले 3 बार से बड़े मतों से जीत रहे हैं, इसलिए हाई प्रोफाइल सीट में से एक जाती है और देश विश्व भर में उसकी इस समय लोगों की नजरें हैं कि मोदी जी कितने वोटों से जीतते हैं। और खुद मोदी जी, आज चुनाव है, उस दिन वो मेडिटेशन कर रहे हैं कन्याकुमारी में, और कुछ लोग उनकी मेडिटेशन से खफा है तो वो कोर्ट में भी चले गए। अब देखिए क्या होता है, पता नहीं, अभी कोर्ट ने सुनवाई भी नहीं की। अब किसी के मेडिटेशन पे किसी को क्या आपत्ति, ये पता नहीं समझ नहीं आता, पर फिर भी कुछ लोग जा रहे हैं। तो लोगों ने इस तरफ अपना काफी गिराया है। तो जहाँ रचनात्मक चिंतन होना चाहिए वहाँ वैमनस्य की राजनीति कर रहे हैं, वो ठीक, जो उनको ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं, और जनता भी समझ रही है इस चीज की। खैर, दूसरी चीज है कि देश के अंदर इतने सारे लोग जो इस समय आज जो अंतिम दौर है, इसके अंदर जो चुनाव के मैदान में जो लोग लगे हुए हैं, उनमें से सबसे जगह एक ही जगह, जैसे पूरी 13 सीटों पर पंजाब में चुनाव है। पंजाब के अंदर एक सीट है आपकी ये पकड़ते हैं अपनी लुधियाना। लुधियाना के अंदर 70% लोगों ने अपना नामांकन पत्र भरा है। इसी तरह जहानाबाद जो बिहार में है, वह 73 लोगों ने अपना नामांकन भरा है। सबसे ज्यादा प्रतिशत एक साथ लोग मैदान में उतरे हैं, प्रत्याशी है वहाँ पे नामांकन भर के मैदान में लड़ रहे हैं। बाकी जगह 16 से ऊपर के आसपास के लोग हैं जो चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री हमारे जो हैं वो, उनका भी आज दारोमदार है, उनके ऊपर भी लगा हुआ है। आर.के. सिंह हैं, अनुराग ठाकुर हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी भी हैं, तो इस पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, इन सबके ऊपर जो है उनका चुनाव जो होना है और पता है उनका निकलेगा। और उस तरीके से 2 फिल्मी अभिनेता हमारे रवि किशन है, कंगना रनौत तो पहली बार चुनाव लड़ रही है, रवि किशन तो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो वो भी मैदान में है। तो इस तरीके से इन लोगों का सबकी, और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों में रविशंकर प्रसाद मैदान में है। इसी तरह रामकृपाल यादव जी अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे बोल रहे थे, रामकृपाल जी, और प्रताप चंद्र सारंगी उड़ीसा से आते हैं, वहाँ भी 3 सीटें बची हैं उड़ीसा में, जहाँ उनके ऊपर मतदान है आज, वहाँ पे उनका भी आज पोलिंग हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह है हमारे देश के अंदर जहाँ अच्छा चुनाव, अच्छा रोचक चल रहा है आज का, और लोगों की तरफ ध्यान देने वाली दिन है। और आज का जैसे चुनाव समाप्त होता है तो फिर आप एग्जिट पोल्स की बात आएगी। अगर आप एग्जिट पोल्स जैसे हैं तो शाम को पता चलेगा कैसा कैसे लोग अलग अलग चैनल्स अपना सर्वे देते हैं। पर अब अपने को ही देखना है कि नेक्स्ट अब 2 दिन बाद चुनाव परिणाम आ ही जाएंगे। आज 1 तारीख होगी,
4 तारीख को और उसका चुनाव इंतजार परिणाम आ सभी को जाएंगे। रहेगा कि और आज आखिरी चरण में जो तमाम दिग्गज है उनकी किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। राजकुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, 2014 और 2019 में हमने देखा मोदी लहर में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जनता ने वोट भर दिए और इस बार पॉलिटिकल पंडित ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार कैंडिडेट्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आप ग्राउंड जीरो पर गए हैं, जनता से मुखातिब हुए हैं, उनसे उनके मुद्दे जाने। क्या आपको लगता है कि इस बार कैंडिडेट्स को देखा जा रहा है या फिर पिछली बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही पूरी जनता वोट करती नजर आ रही है? देखिए निशु, ये चुनाव जो है ये 7 चरणों में हुआ है और इसमें आप देखिए, अगर गौर से देखेंगे तो पहले 2 चरण जो थे उसमें केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास ये पूरा चुनाव घूमता हुआ दिखा। उन्होंने लोगों को गारंटी दी और फिर गारंटी की गारंटी भी दी, लेकिन धीरे धीरे तीसरे और चौथे चरण में ये चुनाव धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे बयानों की तरफ गया। संविधान की बात कर लें, चाहे आरक्षण की बात कर लें, धीरे धीरे जब चौथे चरण की तरफ चुनाव गया तो चौथे चरण के बाद कहीं ना कहीं कैंडिडेटों पर ध्यान दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो भाषण जब शुरू करते थे तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ की स्थानीय भाषा को लेकर सभी को एक तरह से सबसे संवाद स्थापित करने के साथ साथ आगे बढ़ते थे। लेकिन चौथे चरण में आते आते उन्होंने कैंडिडेटों का जिक्र करना शुरू कर दिया कि ये सीट, इस सीट से ये सांसद हैं, ये कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आपको इन्हें वोट देनी चाहिए, अगर ये मजबूत होंगे तो मैं मजबूत होऊंगा। तो ये जो एक दौर है, ये जो स्ट्रेटजी, देखिए राजनीतिक जो व्यवस्था होती है उसमें पर डे क्या करना होता है, अनदिखाई होती है। जब चुनाव परिणाम के लिए निकलते हैं, जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का रिएक्शन क्या आता है, उसके बाद उसका एक विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाती है। तमाम चरणों में देखो तो जितने भी चरण थे उन चरणों में तकरीबन 1 सप्ताह का अंतर रहा गया। तो समझने के लिए, समीक्षा करने के लिए, बयानों को तैयार करने के लिए एक निश्चित समय जरूर मिला कि लोगों की फीडबैक क्या आ रही है। तो स्थानीय स्थितियां, अब आज अगर बात करें हम तो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोरखपुर, उसमें कहीं अछूता नहीं है, गोरखपुर है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, जौनपुर है, ये तमाम जो इलाके हैं ये सारे इलाके एक ऐसे इलाके पड़ते हैं कि जहाँ एक बाहुल्यता होती है। हरिशंकर तिवारी के दौर की बात कर लें, जैसे बात कर रहे थे अभी गोरखपुर की, तो गोरखपुर में लगातार 17 साल तक सांसद रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व किया और किस तरीके की परिस्थितियों से वहाँ से निकल के वो चुन के आए और किस तरीके से उन्होंने किन चीज़ों का सामना किया। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं, आज वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन गोरखपुर में गोरक्ष धाम जो है उसकी एक बहुत महती भूमिका है। उसी से लगा हुआ बिल्कुल कुशीनगर है, बलिया है। बलिया की बात करें तो बलिया बिल्कुल बिहार से लग जाता है। चंद्रशेखर वहाँ के सांसद रहे हैं, प्रधानमंत्री दिया है बलिया ने। तो एक इस तरीके का राजनीतिक अवेयर है वहाँ पे लोग, किस तरीके की परिस्थितियाँ बनती हैं, किस तरीके के परिणाम निकलते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात जरूर तय है कि इस बार जो चुनाव है उस चुनाव को अगर 7 चरणों में देखें तो पहले चरण में मुद्दा कुछ और था, दूसरे चरण में फिर बयान बदले, तीसरे चरण में, चौथे, 5वें चरण और अंतिम चौथे चरण के बाद जो लास्ट के 3 चरण थे उनमें कहीं ना कहीं निशु जो कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट भी आगे आए और उनको प्रधानमंत्री ने आगे लाने का प्रयास किया। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, 400 पार का नारा दिया है, तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं, पिछली बार 303 पे भारतीय जनता पार्टी रही, लेकिन जो लीड थी बहुत सारे सीटें ऐसी रही कि जिसमें 3-3 लाख वोटों से ज़्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हारे। लेकिन उन्हें अपनी साख बचानी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, बड़े नेता, स्मृति ईरानी की बात कर लें, तमाम जो नेता हैं जो 3-3, 4-4 बार, जो तीसरी बार मैदान में हैं, उनके सामने जरूर एक चुनौती ये है कि क्योंकि जनता उनसे ये जरूर पूछेगी अगर उन्होंने अपने यहाँ डेवलपमेंट नहीं किया होगा तो आज उनके पक्ष में क्या मतदान होगा, ये 4 तारीख को स्पष्ट तौर पर पता लग जाएगा। लेकिन एक बात जरूर तय है, जो हवाएं निकल रही हैं, जो ग्राउंड जीरो से जो चीज़ें मिली हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे जनता खफा रही है, लेकिन उसके बावजूद कई बार विकल्प नहीं होता तो फिर आदमी मोदी की तरफ देखने ही लगता है। तस्वीर तो है ये राजकुमार, जो देखिए, व्यवस्थाएं हैं, अब विकास ये की बात कर लें, तस्वीर बेरोजगारी की बात किस कर लें, तरीके से साफ होती है, बस इसका बेसब्री से इंतजार है हर किसी को। ठीक है, हमारे साथ तमाम जानकार भी बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष जी, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी,
मनीष जी, देखिए मुकाबला, मैंने उत्तर प्रदेश की बात की तो वाराणसी का जिक्र हुआ, लेकिन अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि पंजाब की भी 13 सीटों पर जो मुकाबला है बेहद ही ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है अकाली दल से अलग होकर लड़ रही है, सभी सीटों पर लड़ रही है। और इसी के साथ जो चौतरफा मुकाबला पंजाब में बना हुआ है, क्या समीकरण आप बनते बिगड़ते वहां पर देख रहे हैं? क्योंकि विधानसभा में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अकेले बहुमत हासिल किया, उसने सभी को चौंकाया था, तो इस बार लोकसभा का मुकाबला पंजाब में आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पंजाब में निश्चित रूप से जो विधानसभा में एक लहर थी, एक तूफान टाइप का था आम आदमी पार्टी के लिए, वो तो नहीं दिख रहा है। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी निश्चित रूप से शुरू से ही वहां पर, चाहे प्रधानमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो सुनील जाखड़ जी, उन्होंने कहा कि हमारे लिए बिल्कुल नई पिच है और हम इस पर पूरी तरह से खेलेंगे। और सारी सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार जो उतारे हैं वो बड़े ही मजबूत हैं, अपनी तरह से एक सक्षम उम्मीदवार हैं, चाहे वो कैप्टन अमरिंदरजीत सिंह की पत्नी हो या जो रिटायर्ड आईएएस थी वो हैं। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा सीधा बीजेपी का भी मुकाबला है। और वहां पर जो कुछ समय पहले तक जो किसान आंदोलन की बयार चल रही थी वो भी धीरे धीरे कम हुई है। तो भाजपा का पंजाब में अपने आप में स्कोप बना हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से मुख्य लड़ाई में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और शिरोमणि अकाली दल पहली बार जो है वो भाजपा से अलग होकर लड़ रही है। तो उसका नुकसान उसको अपने आप में उठाना पड़ेगा। अगर भाजपा का जो एक हिंदू वोटर है और वहां का जो शिरोमणि अकाली दल का सिख वोटर है, अगर ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से परिस्थितियां कुछ और होती। लेकिन इस समय शिरोमणि अकाली दल को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और निश्चित रूप से वो कहीं 3rd या 4th नंबर पर ना आ जाए। और बीजेपी को जो भी सीटें मिलेंगी वो गेन ही होंगी। पंजाब में बीजेपी अपर हैंड पे ही रहेगी, भले ही उसको 3 सीटें आ रही हैं, तो 3 सीटें भी जीतना, वहां पर एक जिस तरह का माहौल बना रहा और किसान आंदोलन चला रहा, उसके बाद में जो परिणाम आएंगे वो अपने आप में एक आश्चर्यजनक हो सकते हैं। और पंजाब में बीजेपी को इस बार अपर हैंड मिलना है और उसका आप देखिएगा हरियाणा में भी प्रभाव होगा। निश्चित रूप से हरियाणा में भी सीटें कम हो रही हैं कुछ, लेकिन यह है कि बीजेपी पिछले परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा बुरा नहीं करने जा रही है। जो एंटी इनकम्बेंसी है पंजाब में या हरियाणा में वो दिख रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा चुनाव हो रहा है लोकसभा का जहां पर एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज नहीं है, जहां पर सरकार विरोधी हवा नहीं चल रही है। विपक्ष अच्छा लड़ रहा है, विपक्ष ने गठबंधन किया है, अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल है विपक्ष के वो बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। लेकिन एक मुकाबला सीधे तौर पर वो बीजेपी को चुनौती देने वाला वो कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिख रहा है और ये एक अपर हैंड है। बाकी तो 4 जून को रिजल्ट आएगा और आखिरी चरण आते आते सारी चीजें आज दिखी रही है कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और जनता फिर भी अगर 9 बजे तक 12% के करीब मतदान हुआ है तो अपने आप में एक शुभ संकेत है कि जनता कहीं भी निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होकर वोट कर रही है। बिल्कुल, जो वोटिंग परसेंटेज अब तक सामने आया है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि संतोषजनक है। पहले के मुकाबले जो वोटिंग परसेंटेज हमने 6 चरणों में देखा उसके मुकाबले काफी संतोषजनक ये वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ प्रोफेसर मजहर नकवी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में जिस तरीके से हमने एक उफान आते हुए देखा जब आरजेडी जेडीयू में टकराव हुआ और दोनों अलग अलग हो गए, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में हम देख रहे हैं, तेजस्वी यादव ने इंडी गठबंधन का मोर्चा संभाला हुआ था, 200 से ज्यादा उन्होंने जनसभाएं की, लगातार प्रचार करते नजर आए, तबियत खराब होने के बावजूद भी लगातार प्रचार करते नजर आए। तो यहां पर आप विपक्ष को किस तरीके से देख रहे हैं, किस स्थिति में है बिहार में विपक्ष? मजहर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, मजहर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यही सेम सवाल मेरा मनीष जी आपसे रहेगा। देखिए, जहां तक विपक्ष की बात करें बिहार में, तो बिहार में जो एक्स फैक्टर है वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आप ये देखेंगी 2000 के बाद से जो भी चुनाव हुए हैं उनमें जीत उसी की हुई है जहां नीतीश कुमार खड़े रहे। भले ही आज नीतीश कुमार की जो छवि हो वो ऑल टाइम बिल्कुल लो चल रही हो, उनकी एक इमेज जो है वो पलटू राम की बन गई है, अविश्वसनीय नेता की बन गई है, लेकिन उसके बावजूद जो उनका वोट परसेंटेज है वो बिल्कुल स्थिर है और वो वोट परसेंट जिसके साथ जुड़ता है सत्ता उसी के साथ आती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बीजेपी के लिए एक माहौल है। हालांकि आरजेडी की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा सभाएं की हैं और तेजस्वी यादव की सभाओं में बहुत बड़ी भीड़ आई है, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में हुआ था। तेजस्वी गेन कर रहे हैं, लेकिन ये कितना उनको वोटों में कन्वर्ट कर पाते हैं ये महत्वपूर्ण बात होगी। भाजपा अपनी सीटें जो है वो बचा के ले जा रही है। अब जेडीयू किस तरह से परफॉर्मेंस करती है वो निश्चित रूप से रिजल्ट में दिखेगा।
जहां पिछली बार था बीजेपी ने करीबन 39 सीटें जीती थी 40 में से, तो इस बार अगर 35 के करीब भी आती है तो वो बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण सीटें होंगी और बहुत ज्यादा नुकसान की स्थिति नहीं होगी। वो भी इसलिए क्योंकि तेजस्वी को बहुत ज्यादा बिहार में एक महत्वपूर्ण जो है वो भीड़ मिल रही है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। जी बिल्कुल। और देखिए कौन लीड लेता है बिहार में, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिहार की सियासत में काफी ज्यादा उलटफेर जो है सभी ने देख लिए हैं। ठीक है रितेंद्र माथुर जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए मुकाबला दिलचस्प है अलग अलग राज्यों का। हम लोगों ने बिहार के बारे में भी बात की और पंजाब के बारे में भी बात की। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 2 सीटें हमीरपुर और मंडी बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है। बड़े बड़े लड़ैया वहां से उतारे गए हैं, क्योंकि कंगना रनौत पहली बार मैदान में है। अनुराग ठाकुर का भी कामकाज और एक्सपीरियंस जो है सभी ने देखा है। ऐसे में कैसा मुकाबला आप वहां पर समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनौत ने ललकारा है विक्रमादित्य सिंह को शहजादे करके, कहीं ना कहीं एक जो मुकाबला है वो छोटे स्तर पर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, जो नेशनल स्तर पर हम लोगों ने देखा। जी, कंगना रनौत जो है अभी पहली बार चुनाव लड़ रही है मैदान में, और उनकी जो अभी तक की जो गतिविधियां रही हैं वो काफी मुखर रही हैं। अब मुंबई में जब वो थी तो उनके ऊपर जरा सा एक घर पे बीएमसी ने जाके उनके घर तोड़ा था, तो उसको उन्होंने सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर और सबको कटघरे में खड़ा करके बहुत ज्यादा उन्होंने किया। उसके बाद जो है सब लोगों ने उनको माना कि हाँ ये महिला लड़ जाती है। तो उस लड़ने की प्रकृति के कारण ही बीजेपी ने उनको मंडी से चुनाव में उतारा मैदान में, और वहां भी मुखर होकर लड़ रही है। वो एक जो उनकी एक छवि है, एक जो किरदार निभाया उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का, तो रानी लक्ष्मीबाई वाले किरदार का भूमिका निभाती है वहां जाके, इसलिए उन्होंने वो वीरभद्र सिंह जी के बेटे आदित्य सिंह जी को वहां जाके सीधा चुनौती दी, और उसके कारण उन्होंने चाह रही है कि यहाँ पे चुनाव जीते। अच्छा चुनाव चल रहा है वहाँ पे, और उनकी मुखर आवाज के कारण ही चुनाव मजबूती से उतरा है मैदान में। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर जो उनका तीसरा मुकाबला है वहाँ पे, तीसरी बार लगातार वहां से चुनाव मैदान में है। वैसे हिमाचल के अंदर लोग जनरली दूसरी बार रिपीट नहीं करते कैंडिडेट्स को, पर एक कैंडिडेट दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए संभावना बढ़ जाती है। मतलब ऐसा काम ठीक कर रहे हैं वहाँ पे। तो चार ही सीटें, 4 में से 2 सीटों का हिसाब ये हो गया। बाकी जगह भी हिमाचल के अंदर पिछली बार जो हुआ कांग्रेस जीती, उसके बाद लोगों को ये समझ में आया कि ये कांग्रेस जीत तो जरूर जाती है पर काम लोगों का नहीं करती। फिर कांग्रेस के अपने अंदर भी बहुत ज्यादा मतभेद हुए। जैसे राज्यसभा के पिछले चुनावों के अंदर कांग्रेस के लोगों ने अपने कांग्रेस के खड़े प्रत्याशियों को हराया। अब अभिषेक मनु सिंह भी बड़े एडवोकेट हैं और इस समय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर उनको इसलिए राज्यसभा के चुनाव में हरा दिया गया। लोगों ने वोट नहीं दिए विधायकों ने कि ये आदमी बिल्कुल रितेंद्र जी, शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए लगातार मुकाबला आप जिस तरीके से समझा रहे हैं, वाकई हिमाचल प्रदेश में भी खास बना हुआ है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं इस बार, चाहे 6 चरणों की बात क्यों ना करें, बहुत सोच समझ के और तमाम समीकरण साधते हुए उतारे गए हैं। कईयों को रिपीट भी किया गया है, तो कई नए चेहरे, कई अनुभवी चेहरे। इसका जो एक बैलेंस देखने को मिला, उसका कितना फायदा होता है बीजेपी को, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अब मेरे सहयोगी सवाल करेंगे। जी, मेरा सवाल राजकुमार जी से, जिस तरीके से विपक्ष की स्थिति फिलहाल के 6 चरणों में हमने देखी, और सबसे ज्यादा नजर जो फिलहाल बनी हुई है वो बीएसपी पे बनी हुई है, और बीएसपी की अगर बात करें 2019 में लगभग 20% वोट बीएसपी ने हासिल किए थे, और इस बार के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो बीएसपी का ही है। और बीएसपी का किस तरीके से स्थिति आप इस बार के चुनाव में देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट वो समाजवादी पार्टी के ही काटते नजर आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वोट बैंक कुछ सिमिलर सा नजर आता है। देखिए निशु, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करनी है तो हमें बहुत पीछे चलना होगा। 1984 के आसपास जब इस पार्टी का गठन हुआ, तो उससे पहले काशीराम जो थे उन्होंने एक अभियान शुरू किया और लोगों को जगाने का प्रयास किया, अपने दलित वर्ग के लोगों को जगाने का प्रयास किया। DS4 का गठन किया, वाम सेफ का गठन किया, और वाम सेफ ऐसा संगठन खड़ा किया उन्होंने कि जिसमें सरकारी कर्मचारी थे, केवल उन्हीं को रखा। आर्थिक तौर पर एक मिशन को वो आगे लेके गए और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में की। आप देखिए उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है, उस प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाली बहुजन समाज पार्टी, अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो केवल 403 में एक विधानसभा सीट पे केवल चुनाव जो है वो जीत पाए। तो उपस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं नगण्य हो गई। लेकिन अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उनकी 5 सीटें थी, लेकिन बिहार में बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि
कि जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, दलित वोटर जो है वो कहीं ना कहीं फैक्टर की भूमिका में आता है। लेकिन क्योंकि इस चुनाव में अगर देखा जाए तो मायावती ने कहीं भी एग्रेसिव होकर चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कहीं ना कहीं लॉन्च किया अपने भतीजे को आकाश होती है, जैसे बोलते हैं जो कहते हैं हो रहा तो मोदी जी योगी जी के लिए होता है, तो धन्यवाद दूंगा। जो बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है। I hope. Yes, that's right. I feel wonderful. This is a tough position for you. No, not at all. I think it's easier. I'll get a better margin than before, God willing. Agenda in Punjab, ma'am. Akali Dal's agenda has always been the same: communal harmony, peace, and progress. Thank you. तो देखिए हरसिमरत कौर बादल को आप सुन रहे थे, लगातार वो जीतती आ रही हैं और ऐसे में उन्होंने विश्वास जताया कि अब बड़े मार्जिन से एक बार फिर से वो जीतने वाली हैं। तो देखिए राजकुमार ने जिक्र किया बीएसपी वोट बैंक का। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, सीधा आपके पास आती हूँ क्योंकि देखिए मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी रहा कि प्रचार प्रसार तो थम गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बयानबाजी है वो आखिरी मोमेंट तक जारी रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में तल्लीन हुए तो उसको लेकर भी सवाल उठाए गए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, ये इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, क्या ये प्रोपोगंडा है। तो जब इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी जो पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं 2014 से, इस बार भी उन्होंने वही फॉलो किया है। फिलहाल इसका प्रभाव मतदाताओं पर क्या पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने हर कृत्य से संदेश देते हैं और उन्होंने अगर ध्यान किया है तो पिछली बार आपने देखा होगा केदारनाथ जी में ध्यान किया था जाकर, और बिल्कुल उन्होंने जो चुनावी गतिविधियां थी, जो उस समय की बयानबाजियां थी, उनसे हटकर वहां पर 2 दिनों तक उन्होंने अंतिम चरण के चुनाव में ध्यान लगाया और उसके बाद में जब निकले थे तो पूर्ण विश्वास के साथ, तो जनता को ये उन्होंने इस बार भी यही संदेश दिया है कि जो हम हैं 400 पार की जीत है हमारी, वो पक्की है और आगे की तैयारी हम कर रहे हैं। उसके लिए एनर्जी अपनी, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, उन्होंने ये भी साबित किया है कि जो भारत की जो विकास है उसमें आध्यात्म का भी एक सांस्कृतिक जो है धरोहर, उसका भी बहुत बड़ी भूमिका है। भले ही वो राम मंदिर हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, आप महाकाल को देखें, तो इस तरह के जो एक संदेश है, जो सांस्कृतिक विरासत को भी विकास के साथ जोड़ना है और जो हमारी जो अपनी जो प्राचीन पद्धतियां हैं, योग पद्धति हो, विश्व में योग को जो स्थान दिलाने का महत्व या ध्यान जिस तरह से करते हैं, हर संकेत जो है वो कहीं ना कहीं संदेश देता है। तो इस बार भी उनका जो ध्यान योग है वो संदेश दे रहा है। विपक्ष इस तरह की जैसे विपक्ष आलोचना कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। भाई मंदिर में तो प्रियंका गांधी भी गई, उन्होंने शिमला के मंदिर में पूजा की, या अन्य दलों के नेता भी पूजा कर रहे हैं। तो उससे आप जो व्यक्तिगत एक आपका जो एक सोच है, जो विचार है, आप उससे आप किसी की आलोचना नहीं कर सकते हैं। और निश्चित रूप से विपक्ष जो है हमेशा उसका ये दांव उल्टा ही पड़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है आज भी आध्यात्म संस्कृति है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और संवेदनशील है जनता इसके प्रति। आप अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक और संवेदनशील, आप इसीलिए देखिए चुनाव में जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो रह गए, लेकिन आरक्षण का मुद्दा रहा, वो बहुत जमकर चला। और उसके बाद में धर्म का मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री लगातार कहते भी रहे कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने दूंगा, अपने जीते जी नहीं होने दूंगा। तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया और ये उनकी एक राजनीतिक जो है वो कला है और एक उनका एक तरीका भी है संदेश देने का। और यही योग के जरिए, ध्यान योग के जरिए जो 45 घंटे का ध्यान योग वो लगाने जा रहे हैं, या वो कल तक जो दोपहर तक उनका ध्यान चलेगा लगातार, तो यही संदेश देगा कि हम जो है पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं और ताकत जो है हमारी, ऊर्जा जो है उसको हम एक तरह से संगठित कर रहे हैं। ये एक संदेश है जी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार जनता को साधने का प्रयास कर ही रहे थे। उन्होंने लगातार जनसभाओं को संबोधित किया जिसमें तमाम मुद्दों पर हावी होते नजर आए, वो विपक्ष पर, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर आरक्षण का आपने जिक्र किया, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो। रितेंद्र जी, आपके पास आते हुए देखिए, इस बार के चुनाव में विपक्ष जो है वो बेहद कॉन्फिडेंस के साथ सामने उभर कर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 150 में सिमट जाएगी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 130 में सिमट जाएगी बीजेपी। तो जो कॉन्फिडेंस फिलहाल के लिए विपक्ष में देखने को मिल रहा है, इसके पीछे आप क्या राज देखते हैं? ये ऐसा है कि भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है कि उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है। वो मान के समझ में चल रहा है, उनको भी समझ में आ रहा है चुनाव सभाएं देखकर उनकी क्या स्थिति बनने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव मैदान में उतरती है तो उसके पास पोल मैनेजमेंट कैसा है, पोलिंग बूथ पे उसका अरेंजमेंट कैसा है और आखिरी मिनट में मतदाताओं को कैसे पोलिंग स्टेशन तक वो लेके जाते हैं। इस पूरे प्रक्रिया के अंदर विपक्षी देश की जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो रहे हैं।
जहाँ लोग स्पॉन्टेनियस आ रहे हैं वहां उनको वोट मिल रहे हैं, बाकी वो अपनी कोशिशों के जरिए नहीं ले पा रहे हैं। अब जैसे हमारे मनीष जी ने पहले मुझसे कहा, तो मैं उनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कन्याकुमारी में ध्यान मग्न है, ठीक उसी समय जहाँ आध्यात्मिक रूप से एक नए संदेश दे रहे हैं, उसी समय एक संदेश और आता है कि यूपीए सरकार ने जो सोना लंदन में गिरवी रख दिया था वो भारत आ गया है, तो वो भी इधर से आ गया। तो दोनों चीजें चल रही है, एक तरफ हमारा आध्यात्मिक भी चल रहा है और आर्थिक रूप से भी देश के जब ध्यान दे रहे हैं वो दोनों दशाओं में देश के सामने जो बातें आ रही है, लोगों के सामने साफ साफ आ रही है कि सरकार खाली आध्यात्म पर या दूसरी तरफ ही ध्यान नहीं दे रही, अर्थ पर भी ध्यान दे रही है और आर्थिक स्थिति देश की मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए उस पर ज्यादा मजबूती से ध्यान दे रही है। तो आने वाले समय में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, होनी भी चाहिए जो, और परिणाम कैसे होंगे जैसे आपने पूछा कि विपक्ष जो है वो दावे कर रहे हैं अपना, इस समय नैरेटिव्स बना रहे हैं वो लोग, तो क्या होता है कि आखिरी में जितना बोल सके बोल देते हैं, तो बोल रहे हैं खाली कि हम इतने मजबूती से खड़े हैं, जबकि उनको हकीकत मालूम है कि वो क्या स्थिति में, क्योंकि जब चुनाव अब आज जैसे शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी अगर विपक्षी दल के लोगों की, उससे उनके संकेत साफ मिल जाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे ईवीएम के उन्होंने रोना शुरू कर दिया है, मतदाताओं को पता जा रहा है कि ईवीएम जो चल रही है हमारी वहाँ वो ठीक से काम नहीं करती है, स्लो हो जाती हैं, ये सब चीजें जो बोलना शुरू कर रहे हैं वो एक तरीके से एक अपने आप को फेस सेविंग टैक्टिक्स शुरू कर दी उन लोगों ने। कल जब परिणाम आएंगे तो उस समय में क्या बोलना है, उसके पूर्व कवायद तैयार कर ली उन्होंने, तैयारी कर ली है। बिल्कुल, देखिए अपने अपने दावे हैं और लगातार कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखाने का भी प्रयास हो रहा है, तो कहीं कॉन्फिडेंस नजर भी आ रहा है। ठीक है मनीष जी, आपके पास आती हूँ क्योंकि हम लोग अलग अलग राज्यों का जिक्र कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल की भी डायमंड हार्बर का अगर जिक्र करें तो खुद ममता बनर्जी के भतीजे, जिनको लगातार वो पोर्ट्रे करने की कोशिश में रहती हैं और प्रधानमंत्री भी इसको लेकर काफी बार तंज कस चुके हैं कि किस तरीके से परिवारवाद पूरे विपक्ष में है, और ममता बनर्जी की जब बात होती है तो वो अपने भतीजे को प्रमोट करती हुई नजर आती है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की जो स्थिति बनती बिगड़ती हम लोगों ने देखी है, ओबीसी का जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर तीखी टिप्पणियां देखी हैं, उसके बाद आखिर ये मुकाबला आप कैसे देख रहे हैं? क्या वहां का जो मतदाता है वो जागरूक हो पाएगा, क्या वो परिवर्तन चाहेगा, या फिर जिस तरीके से कोर वोट बैंक जाता रहा है ममता दीदी के खाते में इस बार भी जाएगा? देखिए पूरे देश में जहां पर भी अगर अग्रेसिव चुनाव की बात हो रही है तो वो केवल और केवल बंगाल में दिख रहा है। जी। बंगाल में एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है और उसके 10-15 सालों का एक शासनकाल है, और दूसरी तरफ जो उससे लड़ाई जो करने के लिए है वो बीजेपी ग्रास रूट पे आकर लड़ रही है। वो चाहे संदेश खाली का मुद्दा हो या फिर यहाँ पर मिदनीपुर में हुआ हो पिछले दिनों का, या जादवपुर में हुआ, कहीं भी भाजपा जो है वो बैकफुट पर नहीं है, लड़ाई बिल्कुल। और इसीलिए ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को टारगेट कर रही है, क्योंकि एक समय जो माकपा का जो वोट बैंक था वो पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस में आके शिफ्ट हो गया है, और कांग्रेस वहां पर पूरे राज्य में कहीं भी लड़ाई में है नहीं, और भाजपा जो है निश्चित रूप से प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी हो गई है। जो विपक्ष मूल रूप से है वो भाजपा है, और भाजपा का जो अपना वोट बैंक है वो हिंदू वोट बैंक है, जो हिंदुत्व की इनकी राजनीति जिस तरह की है। और ममता बनर्जी ने जो पिछले कुछ सालों में, जैसे अभी आपने कहा कि ओबीसी जो 2010 से ओबीसी का ऑर्डर जो हाईकोर्ट ने कैंसिल किया, उसमें मुसलमानों की जो जातियां थी उनको जो आरक्षण देने का काम किया था, जो जोड़ने का काम किया था, या बांग्लादेश से आए अनियंत्रित जो प्रवासी हैं उनको, जो शरणार्थी हैं उनको आपने भारतीय नागरिकता देने का काम किया हो, उनको आधार कार्ड बनाने का काम किया हो, उनको वोटर कार्ड बनाने का काम किया हो। तो ये चीजें बीजेपी प्रमुखता से मुद्दे उठा रही है और जमीनी मुद्दों पर लड़ाई हो रही है। वहां पर एक तरफ जो है वो आपने देखा होगा बंगाल शुरू से ही जो एक खोर राष्ट्रवाद है उसकी विचारधारा को लेकर चलता है, और एक बंगाली अस्मिता है, माँ माटी और मानुष, उस पर राजनीति होती है। तो बीजेपी इस बार दोनों का एक जो संगम बनाकर चल रही है उससे निश्चित रूप से बीजेपी को एक अपर हैंड है। और आप देखिएगा कि बंगाल के जो चुनाव नतीजे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले होंगे, हार जीत भी बहुत कम अंतर से ही होगी, चाहे वो कलकत्ता हो, उसके आसपास की सीटें हो, या जो भीतरी बंगाल की जो राजनीति है वहां पर बीजेपी अच्छा कर देती है इस बार, ऐसा नजर आ रहा है। बेशक जो एग्जिट पोल्स निकलकर सामने आए उसमें भी यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर अपनी सरकार बनाती नजर आ रही। देखना होगा, बहरहाल 4 जून को इसका फैसला आएगा। आपके पास आते हुए राजकुमार, जिस तरीके से यादव वोटर्स की बात की जाए तो यादव वोटर्स हमेशा से समाजवादी पार्टी का एक लॉयल वोटर रहा है, लेकिन हमने पिछले चुनावों में देखा है कि बीजेपी यादव वोटर्स में सेंध लगाती है और कहीं ना कहीं कामयाब होती भी नजर आती है। तो क्या इस बार भी ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है यादव वोटर्स का बीजेपी की तरफ?
देखिए निशु, अगर यादव वोटर की बात करनी है तो हमें मध्य प्रदेश चलना होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के इतने कद्दावर नेता रहे हैं, वो युवा मोर्चा से लेकर तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, विधानसभा का चुनाव, और विधानसभा जीतने के बाद वहाँ से मुख्यमंत्री यादव जाति का बनाया गया और सीधा सीधा एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि यादव जाति के भी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी विरोध में नहीं है, उनको भी पूरा सम्मान दिया जाएगा। और स्टार प्रचारकों की सूची में लाके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में भेजा गया। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि बहुत अलग है, लोग अलग तरीके से देखते हैं, लोगों का रहन सहन का तरीका भी बहुत अलग है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जब तक मुलायम सिंह थे तो मुलायम सिंह से कहीं ना कहीं यादव वोटर जो था वो जुड़ा हुआ था। अब अखिलेश यादव के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी गई तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की साइकिल को यादव अपना मानता रहा है। लेकिन अगर पिछले चुनाव और चुनाव के परिणामों की बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे परिणाम सामने आए। आजमगढ़ एक ऐसा अवैध दुर्ग रहा है कि जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जब मुखिया थे तो तमाम जो केवल जाके पर्चा भराते थे और जाके चीज़ों को कराते थे। उसके बाद अखिलेश यादव वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। अखिलेश यादव ने छोड़ा तो अखिलेश यादव के भाई वहाँ से चुनाव हार गए, धर्मेंद्र यादव, और अखिलेश यादव भी इस बार आजमगढ़ ना जाकर कन्नौज गए। तो एक कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण होता है। देखिए, वोटर जो है, वोट कहीं भी कोई बधुआ नहीं है। आज के समय में लोकतंत्र एक अलग दिशा में जा गया है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ी सी देर में चीज़ें बहुत आगे निकल जाती हैं। पहले चीज़ें सामने नहीं आती थी, पहले केवल जो अखबार थे, लिमिटेड चैनल थे, केवल उन्हीं के माध्यम से सूचना तंत्र बनता था। आज एक क्षेत्र में किस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो एक आदमी जब अपने आप को जोड़ता है तो स्वाभाविक तौर पर कहीं किसी का ठेकेदार नहीं कहा जा सकता। अगर दलित वोटर की बात की जाए तो दलित वोटर आज अगर मायावती के, अगर बहुजन समाज पार्टी से कहें कि 100% वहाँ पर जड़ गया, नहीं, ध्रुवीकरण होता है। क्योंकि लोग जब सक्षम हो जाते हैं, लोग जब पढ़ लिख जाते हैं, लोग जब साक्षरता दर बढ़ रही है तो उसके बाद आदमी कहीं ना कहीं अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और जाति से ऊपर उठकर भी कई बार वोट होती है। राजनीति में इस बात का बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब राजनीतिक पार्टियां टिकट देते समय ये देखती हैं कि किस पार्टी का प्रभुत्व वहाँ है, किस पार्टी की कितनी वोटें हैं, तो इसको इग्नोर नहीं किया जाता। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जातिवाद से ऊपर उठ के आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मोर्चों पे इन सब चीज़ों का बहुत इस्तेमाल किया है। इस चुनाव में क्या परिणाम निकलते हैं देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि शिवपाल यादव का जिस तरीके से शिवपाल यादव को सम्मान दिया जाता है, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो वो चचा कह के संबोधित करते हैं। तो एक राजनीति का एक अलग परिप्रेक्ष्य है, उसमें एक तमाम जो बयान है, अगर बयानों की बात करें तो अखिलेश यादव के जो बयान हैं उन बयानों को अगर आप गौर से देखेंगे तो जो विधानसभा के चुनाव में पुलिस पुलिस है, पुलिस 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 है, पुलिस, ये वाला जो दौर है, ये बयान जो है ये बहुत मायने रखते हैं। और इससे कहीं ना कहीं आदमी पढ़ा लिखा जो वोटर है वो अपने आप को जाति, धर्म और तमाम जो चीज़ें हैं उससे अलग हटाकर एक मुख्य धारा में लेके आने का प्रयास करता है। लेकिन फिर बात घूम के वहीं आ जाती है कि देखना दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को परिणाम क्या निकलते हैं। लेकिन ध्रुवीकरण जरूर हुआ है, कहीं किसी क्षेत्र में ये नहीं कह सकते कि एक साथ वोट गया है। जाति और धर्म ये फैक्टर ऐसे हैं जो कि चुनाव इनके आसपास ना चाहते हुए भी सिमट ही जाता है और राजनीतिक पार्टियां जमकर इसको इन मुद्दों पर अपनी रोटियां सेक भी लेते हैं और इसका कहीं ना कहीं फायदा और खामियाजा भुगतना भी पड़ता है। ठीक है रितेंद्र माथुर जी, आपके पास आती हूं, क्योंकि देखिए हम लोग जिस तरीके से चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, अगर पहले चरण का मैं जिक्र करूं और शुरुआती चरण में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं शक्ति साधना करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी निर्वाचन आयोग तक पहुंची थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि एक शक्ति को पूजने वाले लोग हैं और एक शक्ति के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, भले ही इस बयान को जिस तरीके से पोर्ट्रे करने का प्रयास हुआ है, क्या इसका कुछ फायदा मिल सकता है एनडीए को? जी बिल्कुल ऐसा है कि इस पर चर्चा बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर काफी मतलब पिछले 20-25 साल से इस विषय पर चर्चा चल रही है कि धर्म क्या है, राजनीति क्या है, और राजनीति धर्म के एक साथ रहना चाहिए, धर्म को राजनीति में आना चाहिए, धर्म में राजनीति आनी चाहिए, ये सब विषय बहुत समय से चर्चा के चल रहे हैं। अच्छा, कुछ हमारे देश के अंदर एक विपक्ष है, वो हमेशा एक अपना एजेंडे लेके चलता है, उस एजेंडे पे बात करता है जो भारत के साथ में ऐसे नहीं खाता। और दुनिया के अंदर कोई भी अगर धर्म अगर राजनीति में नहीं है तो आदमी अगर धार्मिक ही नहीं होगा या धर्म का अनुशासन है धर्म, तो उस चीज को नहीं मानेगा तो राजनीति में रह नहीं सकता।
तो उसकी अपने व्यवस्था है और उस चीज को मानते हैं, तो इसलिए दोनों आपस में शक्ति ऐसा है कि शक्ति आपके विचार में है, विचार की एक अपनी शक्ति है, शब्दों की शक्ति है, विचारों की शक्ति है। तो आध्यात्मिक पूजा करने से वो चीज प्रबल होती है, ये बात सही है। और जो राहुल गांधी जी बीच में बोल रहे हैं तो वो तो बोल देते हैं कुछ भी और फिर उनको चर्चा चलती है, उनके व्यंग बनता है, बहुत सारी मजाक बनता है उनकी चीजों का। तो ये चीज उन्होंने मैं शक्ति को नहीं पूछता, मैं शक्ति के विरोध में बोलता हूँ, तो बोला उन्होंने जो अपना बात बोल रही थी। नरेंद्र मोदी जी उसी चीज को स्थापित कर रहे हैं कि शक्ति क्या है ये। तो हम जो चिंतन कर रहे हैं, हमें देश की जरूरत है उसको समझ रहे हैं। शक्ति मतलब एक खाली आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, धार्मिक शक्ति नहीं है, सांस्कृतिक शक्ति भी है, आर्थिक शक्ति भी है और पूरे देश की संपूर्ण विकास की शक्ति भी है। सब चीजें एक साथ उन्होंने समाहित करी है और ये चीज स्थापित कर रहे हैं जाके, और ये इसका फायदा मिल रहा है बीजेपी को, क्योंकि ये एक मात्र राजनीतिक पार्टी है जो इस विषय को चला रही है। बाकी राजनीतिक पार्टियां इस विषय पर चर्चा ही नहीं करती। उनके पास ना तो इस तरीके का सोच है, न इस तरीके के विचार हैं, न इस तरीके की बात सामने रखने की तरीका है, वो चीज नहीं आ रही उनके सामने। वो एक ऐसा एजेंडा लेके चलते हैं जो भारत के साथ नहीं जोड़ता, तो वो भारतीयता के साथ नहीं जोड़ने के कारण उसका प्रभाव पड़ता है। और ये इस चीज को लोगों ने माना है, क्योंकि धर्म के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वर्डिक्ट दिया, और यहाँ तक कि जो धर्म का जो शब्द का जो संविधान का हिंदी पार्ट बना, उसके अंदर उन्होंने धर्म को जगह उसको धर्मनिरपेक्ष जो शब्द था उसको हटा के उसकी जगह उन लोगों ने पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल किया। देखना होगा कि आखिर इस भक्ति की शक्ति से क्या हासिल होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 की लहर में, वो आखिर क्या करके दिखाते हैं, इस पर नजरें रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इतने अच्छे से विश्लेषण करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी संजय टंडन ने अपने परिवार के साथ मतदान किया और लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उनसे खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 के संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। मुकाबला नहीं है, बिल्कुल एक तरफा है। मोदी जी की तरफ सारे वोट जा रहे हैं और कमल खेल रहा है। वोटरों से किस तरीके की अपील? 6 चरणों में कब मतदान हुआ है, चंडीगढ़ में कैसे देख रहे हैं? चंडीगढ़ मुझे लगता है एक रिकॉर्ड कायम करेगा आज वोटिंग परसेंटेज के अंदर। आश्वस्त हैं 400 पार होने का? बिल्कुल 100%। धन्यवाद सर। संजय टंडन को आपने सुना, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं चंडीगढ़ से। इनका कहना है कि 400 पार का जो एनडीए ने नारा दिया है वो जरूर पूरा करेगी एनडीए, और वहीं अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त है। इनका कहना है कि चंडीगढ़ में किसी से बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। तो अब दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से देवरिया से हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जायजा लिया है, क्या तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं, एक नजर उस पर डालिए। इस समय हम देवरिया लोकसभा सीट का जो सलेमपुर लोकसभा सीट है देवरिया जनपद की, वहां पे मौजूद हैं और सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह मतदाताओं की लाइन लगी हुई है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। वो अपने मत का प्रयोग करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुरुष और महिला की बात करें तो दोनों अलग अलग लाइन लगी हुई है और निर्वाचन आयोग द्वारा ये तैयारियां की गई हैं कि महिलाओं की लाइन अलग रहे और पुरुषों की लाइन अलग रहे। तो अगर सुरक्षा की बात करें तो पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे सुचारू रूप से दिखाई दे रही है और कहीं से भी कोई अव्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। और जितने भी यहाँ मतदाता आ रहे हैं शांति से अपने मत का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग बूथ बने हुए हैं यहाँ पे कॉलोनी के हिसाब से, या ये कहिए कि पट्टी के हिसाब से। और ये इस जगह पे जहां हम खड़े हैं सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र का वो गांव है जो बिहार जनपद से भी सटा हुआ है। बिहार का जो सिवान जिला है उससे इसकी सीमाएं सटती हैं। इसके अलावा बलिया से भी इसकी सीमाएं सटती हैं। पिछली बार इस लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुशवाहा विजयी हुए थे। इस बार भी ऐसा बताया जा रहा है कि लड़ाई में वो काफ़ी आगे देख रहे हैं। हारेगा कौन, जीतेगा कौन, ये तो नतीजे 4 जून को पता चलेंगे। लेकिन अगर वोट की बात करें तो सुबह 7 बजे से ही यहाँ मतदाताओं की लाइन लगी हुई है और सारे मतदाता शांतिपूर्वक आकर अपने मत का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर लोग वोट कर रहे हैं। जो है यहाँ पे लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। रुझान बता रहा है कि महिलाएं बिल्कुल देश के लिए वोट कर रही हैं। देश के लिए तो सभी करते हैं, लोकतंत्र के लिए सभी करते हैं। देश के लिए क्या असर है? देश का असर यह है कि राम मंदिर पर सब महिलाएं, राम मंदिर सब जाकर अयोध्या के दर्शन कर आई हैं भगवान राम का, और वहाँ सब इन्होंने शपथ लिया है कि हम वोट करेंगे, भाजपा को जिता रहे हैं टोटली औरतें। जो युवाओं की बात कर लें तो जिस तरह से विकसित भारत की बात मोदी करते हैं, उसको लेकर युवाओं का जोश भी आज भी मोदी से कम नहीं हुआ है। और आज भी मोदी का
लोकप्रियता का ग्राफ वैसे ही है जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। और यही शायद मोदी की ताकत भी है कि वो जनता के बीच में जिस तरह से अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं, जिस तरह से विश्वसनीयता बनाए हुए हैं, ये भारतीय राजनीति में बहुत कम नेताओं को नसीब होता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10, देवरिया। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में।